हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दिए जाने वाला प्रैक्टिस पेपर अभ्यास प्रश्न पत्र 2023-24 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि क्लास 6 का है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। टाइमिंग इसकी 2.5 घंटे है और मार्क्स 60 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको मेरे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर मिल जाएंगे, आप वहां से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। सेक्शन ए बी सी डी ई सेक्शन होने वाले हैं। सेक्शन ई फर्स्ट में हम बात करें 12 क्वेश्चन है 1 मार्क्स के। सेक्शन बी में 2 से 5 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। सेक्शन सी 6 और 7 क्वेश्चन है जो कि 4 मार्क्स का है। 8 से 11 क्वेश्चन है सेक्शन डी में, 6 मार्क्स के हैं। इसमें एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, केस स्टडीज कह सकते हैं हम। इसके बाद सेक्शन ई है 12 क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें कि 4 मार्क्स का मैप वर्क दिया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के ही क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे साथ साथ में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, अंडर म्यूनिसिपैलिटीज इन अ सिटी इज डिवाइड इनटू वार्ड, सेक्शन, काउंसलिंग एंड पार्ट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा वार्ड। क्या कहा गया है कि म्यूनिसिपैलिटी के अंदर जो सिटी है वो कहाँ कैसे डिवाइड होती है, वार्ड के रूप में डिवाइड होती है। नगर पालिका के अंतर्गत एक शहर को विभाजित किया जाता है वार्ड में। तो ए आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है। देखो, नगर पालिका द्वारा किए जाने वाले व्यय के लिए कुछ धन प्राप्त होता है। तो नगर पालिका जो काम करती है उसके लिए जो धन वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो लोगों से, ग्राम पंचायत से, केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से। तो डी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार जो है वो क्या देती है, धन देती है, पैसा देती है, जिससे कि जो नगर पालिका है अपना काम कर सके। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर एक्सपेंडिचर इनकर इन द म्यूनिसिपैलिटी सम मनी इज ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ से मिलती है, स्टेट गवर्नमेंट से। डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कहा गया है। इंडिया इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से महाद्वीप पर लोकेटेड है। ए एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, यूरोप। तो ए आंसर एशिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द हिमालयाज कोल्ड। हिमालय का साउथर्न जो मोस्ट पार्ट है वो क्या कहलाता है, शिवालिक्स, हिमगिरीज, हिमाचल्स या हिमगिरी। तो ए आंसर शिवालिक्स यहाँ पे सही हो जाएगा। ए आंसर यहाँ पे हम कहेंगे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारत किस महाद्वीप में स्थित है, एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका या यूरोप। तो ए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, एशिया में स्थित है भारत। हिमालय की सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, हिमालय का सबसे जो दक्षिणी भाग है उसे शिवालिक कहा जाता है। ए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, देखो, पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच में है, श्रीलंका, मालदीव, भारत श्रीलंका, भारत मालदीव, भारत या पाकिस्तान। देखो, पाक जल संधि है तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना। जैसे कि ये इंडिया का मैप है और यहाँ पे श्रीलंका है, तो यहाँ के बीच की जल संधि किसे कहते हैं, जहाँ पे मतलब 2 देश एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं, उसे हम जल संधि कहते हैं। तो भारत और श्रीलंका के बीच में। बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। पाक से कई बार कंफ्यूज हो जाता है, पाकिस्तान कह देते हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं होने वाला। श्रीलंका और भारत के बीच जो जल संधि है, जल संधि मतलब जल के माध्यम से यहाँ पे छोटे छोटे मतलब रास्ता है, उसे हम जल संधि कहते हैं। जिससे दोनों कंट्रीज एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं, उसे हम पाक जल संधि कहते हैं। तो भारत और श्रीलंका इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी साथ में ही देख लेते हैं। पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को क्या कहा जाता है। एक देखो, पंचायत होते हैं, उसके जो चुने हुए सदस्य होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पंच, सरपंच, ग्राम सभा या इनमें से कोई नहीं। तो पंच, ए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन इस तरह से आता कि पंचायत के निर्वाचित सदस्यों का मुखिया कौन होता है, मुखिया, तो मुखिया अगर बात करते हैं, मुखिया कौन होता है, सरपंच होता है, तब हम सरपंच कहते हैं। लेकिन उन्होंने कहा है निर्वाचित सदस्य, और कितने होते हैं, 5 होते हैं मोस्टली ना। तो ए पंच यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहा गया है। पाक वाटर टेरिटरी इज सिचुएटेड बिटवीन विच 2 कंट्रीज। तो पाक वाटर टेरिटरी कहाँ पर है, इंडिया एंड श्रीलंका। भी समझाया है मैंने, बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट आर द इलेक्टेड मेंबर ऑफ पंचायत कोड। व्हाट आर द इलेक्टेड मेंबर ऑफ पंचायत कोड। पंचायत के जो इलेक्टेड मेंबर है उन्हें हम क्या कहते हैं, पंच। ए आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 6 हम देख चुके हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट वॉज फर्स्ट टू डिस्कवर। विच वन द फॉलोइंग साइट वॉज फर्स्ट डिस्कवर। इनमें से कौन सी साइट सबसे पहले डिस्कवर हुई है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। एक आंसर करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा जो है वो सबसे पहले डिस्कवर हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड इन हड़प्पा सिविलाइजेशन।
हड़प्पा सिविलाइजेशन के समय कौन से मेटल को यूज नहीं किया जाता था, विज नॉट यूज। तो देखो गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज यूज किया जाता था, लेकिन आयरन वहां पे यूज नहीं किया जाता था। तो डी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी साइट सबसे पहले खोजी गई है, कौन सी जगह पहले खोजी गई है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल। तो ए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, हड़प्पा को सबसे पहले खोजा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में किस धातु का उपयोग नहीं किया जाता, नहीं किया गया था, नहीं जाता नहीं कहीं, नहीं किया गया था। तो लोहे, सोने और सॉरी सोना, चांदी और कांस्य जो है इसका यूज किया गया था, लेकिन लोहे का। डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डी आंसर मतलब कि लोहे का उपयोग यहाँ पर नहीं किया गया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कहा गया है। गौतम बुद्ध का प्रारंभिक नाम क्या था, मतलब शुरुआती दिनों में गौतम बुद्ध का नाम क्या था, सिद्धार्थ, अशोक, महावीर या पार्श्वनाथ। तो ए आंसर सिद्धार्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लेते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में नन और भिक्षुक कहाँ रहते थे। गौतम बुद्ध ने काफी कुछ इस चैप्टर से लिया गया है ये, कि नन और जो भिक्षुक थे कहाँ रहते थे, गुफाओं में, घरों में, झोपड़ियों में या इनमें से कहीं नहीं। तो ए आंसर सही हो जाएगा, गुफाओं में नन और भिक्षुक रहा करते थे। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द अर्ली नेम ऑफ द गौतम बुद्धास। तो सिद्धार्थ इसका आंसर सही हो जाएगा, ए आंसर हम यहाँ पे करेक्ट करेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, वेयर डिड द नन्स एंड मॉन्क्स लिव। नन एंड मॉन्क्स कहाँ पर रहते थे, इन केव्स, गुफाओं में रहते थे। ए आंसर यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या कहा गया है, द फाउंडर ऑफ द मौर्य एम्पायर वाज। मौर्य एम्पायर का फाउंडर कौन था, अशोका, चंद्रगुप्ता, भीमिसरास और चाणक्य। तो बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त क्या हो जाएगा, मौर्य जो एम्पायर है उसके फाउंडर हो जाएंगे। द कैपिटल ऑफ मौर्य एम्पायर वाज। मौर्य एम्पायर की कैपिटल क्या है, पाटलिपुत्र, राजगीर, उज्जैन या तक्षशिला। तो ए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र क्या है यहाँ पर जो मौर्य एम्पायर है उसकी कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। बी चंद्रगुप्त यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी, पाटलिपुत्र। ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका है जिसमें 12 क्वेश्चन थे 1 मार्क्स के। अब सेक्शन बी आता है जिसमें 2 से 5 जो क्वेश्चन हैं, 2 से लेके 5 तक के क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। तो आइए करते हैं इसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम, मीडिया कैसे मदद करता है। मीडिया का दायित्व है कि वह राजनीतिक और सामाजिक सरोकारों को प्रसारित करे और जनता के ध्यान में लाए। मतलब मीडिया का काम क्या है कि जो सूचना उसे मिल रही है उसे करेक्ट करके लोगों तक पहुंचाए। अब लोग एक्चुअली देखो, जैसे अगर हम बात करें मिनिस्टर्स, ये लोग सब काम करते हैं, जो बात करते हैं या जो डिसीजन लेते हैं वो सीधा एक एक व्यक्ति को तो आके नहीं बताएंगे ना। तो उनकी न्यूज़ जो है उसको टीवी पर लाना या न्यूज़पेपर में न्यूज़ मीडिया को बताना, जिससे कि मीडिया आम जनता तक ये बात पहुंचाती है। तो मीडिया का दायित्व है कि वे राजनीतिक और सामाजिक सरोकार जो भी मतलब उनका डिसीजन हुआ है, राजनीतिक में डिसीजन हुआ है, उसको प्रसारित करना और जनता को ध्यान में लाना, भी जनता को इसका ध्यान लगाए कि हाँ ये बातें पता, ये बातें डिसीजन लिए गए हैं, ये ऐसे काम किया जाएगा। ये कैसे पता चलता है, मीडिया के थ्रू ही पता चलता है। इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया है, देखो क्या है, सार्वजनिक कर किस प्रकार सरकार की मदद करता है। यहाँ पे टैक्स की बात की जा रही है कि सार्वजनिक जो टैक्स लिया जाता है वो किस तरह से लोगों की मदद करता है, ये सरकार की मदद करता है। सरकार के राजस्व का प्राथमिक स्रोत सार्वजनिक कराधान है। इस धन का उपयोग सरकार द्वारा नागरिकों के लाभ के लिए किया जाता है। यहाँ पे टैक्स लिख दीजिएगा, हिंदी में लिख दीजिएगा टैक्स, इजी रहेगा आपको समझना कि सरकार के राजस्व का, सरकार के पास जो पैसा आ रहा है ना उसका मेन स्रोत क्या है, सार्वजनिक टैक्स, या हम कहें जो लोकल जो टैक्स लगता है ना आपका, हम कहीं पे भी खाना जाते हैं, कहीं खाना खाना जाते हैं, कहीं बाहर घूमने जाते हैं, कुछ खरीदते हैं, तो उस पर जो टैक्स लगता है उसकी बात कर रहे हैं। तो सरकार की जो एकमात्र इनकम है वो सरकार का वो टैक्स ही है। इसका उपयोग सरकार क्या करती है, नागरिकों के लाभ के लिए करती है। हाउ डज the media help? The media has a responsibility to disseminate and the bring political and social concern to the public attention। मतलब जो भी डिसीजन लिए गए हैं उनको पब्लिक तक पहुंचाने का काम किसका है, मीडिया का है। इसके और में जो क्वेश्चन दिया गया था उसका आंसर देखते हैं क्या कहा गया है। हाउ डू पब्लिक टैक्स हेल्प अ गवर्नमेंट।
अ गवर्नमेंट प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज पब्लिक टैक्सेशन। पब्लिक का जो टैक्स है उसी से ही उसका प्राइमरी जो रेवेन्यू है वो कहाँ से मिलता है, लोग जो टैक्स देते हैं। दिस मनी इज यूज बाय द गवर्नमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ द सिटीजन। इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, अपने फायदे के लिए नहीं किया जाता, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, सरकार लोगों के फायदों के लिए, मतलब जो जनता है उनके फायदे के लिए इसका काम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, वाई आर नॉर्थन प्लेन्स वेरी फर्टाइल। जो नॉर्थन प्लेन्स है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल क्यों है, जैसे कि ये सॉर्थन है और यहाँ पे जो प्लेन है ना ये नॉर्थन प्लेन है इंडिया का। जैसे मैं अगर मैप बनाती हूँ ना तो ये वाला जो प्लेन है ये नॉर्थन प्लेन है, तो ये कहा जा रहा है कि ये फर्टाइल क्यों है। द नॉर्थन प्लेन आर फॉर्म्ड बाय द एल्वियोली डिपोजिशन। किससे बना है, एल्वियोली से बना हुआ है। द एल्वियोलियम इज द फर्टाइल सॉइल। एक ऐसी सॉइल है, फर्टाइल सॉइल है, ब्रॉट डाउन बाय द रिवर। रिवर के साथ में आती है, सो दे आर फर्टाइल। जो रिवर नदियां बहकर मिट्टी साथ में लेके आती हैं उसे हम क्या कहते हैं, एल्वियोली सॉइल कहते हैं। और ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। जब सॉइल फर्टाइल होगी तो वो जगह प्लेन्स अपने आप ही क्या हो जाएंगे, फर्टाइल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आंसर, उत्तरी मैदान अत्यधिक उपजाऊ क्यों है। उत्तरी मैदान का निर्माण जलोढ़ निक्षेप से हुआ है। जलोढ़ नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी है, अतः वह, ये देखो जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, जो नदियों के साथ बह कर आती है वो मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, अतः इसीलिए जो उत्तरी मैदान है वो क्या है, अत्यधिक उपजाऊ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नान घर की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखो वहां पे कहा गया जो स्नान घर थे, जो बाथ मतलब थे वहां के बहुत अच्छे थे उस समय के, उसके बारे में आपको बताना है। यह विशेष टैंक ईंटों से बना है जिसे प्लास्टर से लेपित किया गया। मतलब टैंक ऐसा है, जो बाथ टैंक थे ना वो ऐसे बड़े बड़े टैंक थे जो ईंटों से बने हुए थे उस समय में, मोहनजोदाड़ो समय में। किससे बने हुए थे, ईंटों से बने हुए थे, जिस पर प्लास्टर से लेपित किया गया था, प्लास्टर उस पर किया गया था। और प्राकृतिक तारकोल की एक परत के साथ इसे जलरोधी भी बनाया गया। मतलब तारकोल की एक परत भी बिछाई गई जिससे कि इसको जलरोधी, मतलब पानी अंदर जमीन तक ना जाए। इसमें दो तरह से नीचे जाने के लिए सीढ़ियां थी, जबकि सभी तरफ कमरे थे। मतलब दो तरफ, जैसे ये समझो कि दो तरफ तो नीचे जाने के लिए सीढ़ियां थी और बाकी सभी तरफ कमरे थे। पानी संभवतः यहीं से लाया जाता था, एक कुआं और उपयोग के बाद बह जाता था। संभवतः महत्वपूर्ण लोग विशेष अवसरों पर तालाब में डुबकी लगाते थे। तो ये अगर ये समझ नहीं आती लाइन तो इसको हटा दीजिएगा, लेकिन ये लिख दीजिएगा कि महत्वपूर्ण अवसरों पर जो लोग थे इस तालाब में डुबकी लगाते थे। अब हम देखते हैं इसका इंग्लिश मीडियम में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो। द स्पेशल टैंक वाज मेड ऑफ ब्रिक कोटेड विद प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विद द लेयर ऑफ अ नेचुरल तार। देखो ब्रिक से बना हुआ था, प्लास्टर का कोट किया हुआ था उसके ऊपर, और नेचुरल तार जो होता है कोल तार, उससे क्या किया गया था, उसको वाटर टाइट, मतलब कि वाटर टाइटनिंग दिया गया जिससे कि पानी क्या हो, रिसाव ना हो। देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम टू साइड्स। दो तरफ से स्टेप्स लगी हुई थी, सीढ़ियां लगी हुई थी। while there were room in all side, water was probably brought in the from a well that drained out of water use. Perhaps important people took a dip in the टैंक ऑन द स्पेशल ओकेजन। मतलब मेन लोग इसके अंदर क्या करते थे, डिप किया करते थे, डुबकी लगाया करते थे, और स्पेशल ओकेजन पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अशोक किस प्रकार अद्वितीय थे। अशोक के बारे में बताना है। अशोका को एक महान सम्राट माना जाता है, तो क्यों माना जाता है उसके बारे में आपको बताना है। अशोक सबसे प्रसिद्ध मौर्य शासक थे। वह शिलालेखों के माध्यम से लोगों के बीच अपना संवेद पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। वो शिलालेख मतलब लिख, जो पत्थर होता है उस पर जो लिख कर वो के माध्यम से उन्होंने क्या किया था, अपने जो संदेश थे वो लोगों के बीच में पहुंचाए थे। उनके शिलालेख लोगों की भाषा प्राकृत भाषा में थे। मतलब ऐसा नहीं था कि वो अलग लैंग्वेज में कुछ बोल रहे हैं, लोगों को अलग लैंग्वेज में, जो आम भाषा में लोग समझते थे, प्राकृत भाषा, उसी में वो शिलालेख लिखे गए थे। इतिहास में अशोक एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद युद्ध छोड़ दिया। मतलब ऐसे राजा थे कि वो युद्ध लड़ते थे लेकिन जब जीत जाते थे तो फिर उस राजा को छोड़ देते थे, कि युद्ध छोड़ देते थे। एक तरीका कैसे कहते हैं, युद्ध छोड़ देना। कलिंग युद्ध में हिंसा देखने के बाद उन्होंने ऐसा किया, और स्पेशली कब किया, जब कलिंग युद्ध में इतनी हिंसा हुई उसमें, क्योंकि युद्ध में आपको पता है कि बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, तो इतनी हिंसा हुई, उसको देखकर उनके मन में बड़ा ही वो आया और उन्होंने वो युद्ध ही छोड़ दिया। अशोक तब बौद्ध बन गए जब उन्हें धम्म का विचार आया। मतलब उस समय वो बौद्ध बन गए मतलब कि बौद्ध बनना की मतलब सब जैसे मोह माया त्याग देना होता है ना, वो उस तरह से बौद्ध बन गए थे जब उन्हें धम्म का विचार आया। मतलब इस तरह उन्होंने ये देखा कि इस तरह से कितने लोगों को मारा जाता है जीतने के लिए, है ना। अब इसका देखते हैं इंग्लिश मीडियम। क्वेश्चन नंबर 5, how was Ashoka unique? Ashoka was the most famous Maurya ruler. He was known to take his message among the people throughout the inscriptions.
His inscriptions were in the people language Prakrit. Ashoka's also remain only the king in history who gave up war after winning one. मतलब जीतने के बाद भी उन्होंने क्या किया था, उस मैच को छोड़ दिया था या उस वॉर को छोड़ दिया था. This is did after he observed the violence in the Kaling war. Ashoka then become a bhikshuk या बुद्धिस्ट as go to the idea of the Dhammas. अभी तक जो प्रश्न किए थे हमने 3 मार्क्स के थे. अब 6 और 7 क्वेश्चंस हैं जो कि हैं यहाँ पर 4 मार्क्स के. तो आइए देखते हैं. सबसे पहले 6 क्वेश्चन. 3 मुख्य हिमालय पर्वतमालाओं की महत्वपूर्ण विशेषताओं का उल्लेखन कीजिए. 3 हिमालयी पर्वतमाला है, उसके बारे में बताना है. तो ये 3 हिमालय पर्वतमाला यहाँ पे दी गई है, उनके बारे में हम अच्छे से समझते हैं. तो सबसे पहले वृहत हिमालय. सबसे पहले क्या है, वृहत हिमालय. इन पर्वतों को हिमाद्री भी कहा जाता है. ये सभी पर्वतों में सबसे ऊंचे हैं. ये सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक चलते हैं. सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो कि 8,848 मीटर है, और अन्य कंचनजंगा, धौलगिरी, नंदा देवी है. उसके बाद है लघु हिमालय. इन्हें मध्य हिमालय, हिमाचल भी कहा जाता है. हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है. अधिकांश पर्वतीय स्थल इसी पर्वतमाला में स्थित है. उसके बाद है शिवालिक पर्वतमालाएं. ये बाहरी हिमालय है. इन श्रेणियों की औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है. तो देखो 3 हिमालय हैं, वृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक पर्वतमालाएं. ठीक है. वृहत हिमालय क्या है, इन्हें हिमाद्री भी कहा जाता है और सबसे ऊंचे हैं ये, और सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक ये फैले हुए हैं. उसके बाद लघु हिमालय को हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है, और इसके अंदर पर्वतीय स्थान है. और शिवालिक पर्वतमालाएं में क्या है, ये बाहरी हिमालय का पार्ट है, और इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर. इस तरह के मेन पॉइंट्स लिखने हैं आपको. 4 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. मेंशन द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द 3 मेन हिमालयाज रेंज. द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द 3 हिमालयाज रेंज आर, फर्स्ट, ग्रेटर हिमालयाज. These mountains are also called Himgiri. These are highest all mountains. They run from Indus to Brahmaputra. इंडस से लेके ब्रह्मपुत्र तक रन करते हैं. द हाईएस्ट पीक इट्स माउंट एवरेस्ट. हम सबसे हाईएस्ट कौन सी पीक है, माउंट एवरेस्ट की है 8,848 मीटर. अदर देन कंचनजंगा, धौलीगिरी एंड नंदा देवी आ जाएगा. द लेजर हिमालयाज, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड मिडल हिमालय और हिमाचल हिमालय. इनको मिडल हिमालयाज या हिमाचल हिमालयाज कहा जाता है. मोस्ट ऑफ द हिल स्टेशन आर सिचुएटेड ऑन द रेंज. जितने भी हिल स्टेशन हैं वो सब इसके अंदर आते हैं. उसके बाद है शिवालिक रेंज. दीज आर द आउटर हिमालयाज. ये क्या है, आउटर हिमालयाज है. इसकी एवरेज जो हाइट है वो 1200 मीटर तक है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको करके जाइएगा. इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया है कि बुद्ध की मुख्य शिक्षा क्या थी, कि बुद्ध ने किस तरह से शिक्षा दी थी उसके बारे में बताना है. तो बुद्ध की मुख्य शिक्षाएं थी, अब ये देखो यहाँ पे क्या कहा गया. बुद्ध ने सिखाया कि जीवन सुख और दुख से भरा हुआ है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर लालसाएं और इच्छाएं हैं जो कभी पूरी नहीं हो सकती है. कभी कभी भले ही हमें वह मिल जाए जो हम चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम उससे स्थायी रूप से क्या है, संतुष्ट नहीं होते और भी अधिक चाहते हैं. देखो सिंपल सी भाषा में जो हम पढ़ते हैं या बहुत बार हम स्टेटस में देखते हैं इस तरह की चीज़ें, वही यहाँ पे कही गई है कि क्या होता है कि हमारा जीवन दुख से भरा हुआ है. क्यों दुख से भरा हुआ है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी लालसाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, और जो कभी पूरी नहीं हो सकती. और इनमें से कभी कभी कुछ हमें जो मिल भी जाता है लेकिन तो भी हम क्या है, उससे संतुष्ट नहीं होते, हम उससे नया कुछ और चाहने लग जाते हैं. बुद्ध ने इसे प्यास या तन्हा के रूप में वर्णित किया है. बुद्ध ने सिखाया कि हर चीज में संयम का पालन करके प्यास या तन्हा या निरंतर लालसा को दूर किया जा सकता है. तो बुद्ध ने कहा कि भाई अगर हम अपने अंदर संयम रखते हैं, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में कर लेते हैं, तब हम क्या कर सकते हैं, संयम में रह सकते हैं, निरंतर जो हमारी लालसा है उसको कंट्रोल कर सकते हैं. उन्होंने लोगों को दयालु होना, जानवरों सहित दूसरों का सम्मान करना सिखाया. उन्होंने क्या सिखाया कि लोगों को दयालु होना चाहिए, जानवरों का भी और दूसरे इंसानों का भी क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए. उसके बाद कहा है, बुद्ध का मानना था कि हमारे कार्यों का परिणाम चाहे अच्छा हो या बुरा, हमें इस बात से जीवन और अगले जीवन दोनों प्रभावित होते हैं. वो कहते हैं कि हमारे कार्य, हम जो काम कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, जिन्हें कर्म कहा जाता है, उसका परिणाम चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वो चाहे हमें इस जन्म में मिले चाहे अगले जन्म में मिले, उसका वो जरूर हमारे जीवन को प्रभावित करता है. उन्होंने लोगों को केवल
उनके द्वारा कही गई बातों का पालन करने के बजाय स्वयं सोचने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ मेरी बातों को सुनो और उसी को मानो। उन्होंने कहा कि तुम जो मैं कह रहा हूँ उसके बजाय तुम उनको पालन करने के बजाय स्वयं सोचने के लिए, मतलब तुम खुद सोचो कि क्या सच्चाई है, इसके लिए प्रोत्साहित किया। बुद्ध ने प्राकृत शिक्षा, अपनी जो भाषा थी वो प्राकृत में शिक्षा दी थी, जो आम लोगों की भाषा थी, ताकि हर लोगों तक क्या हो, उनका संदेश पहुंच सके। देखो बहुत ही अच्छी और गहरी बातें कही गई है। इनको अपने शब्दों में आपको लिखना होगा कि बुद्ध की शिक्षा क्या थी। अगर मैं ये कहती हूँ कि बुद्ध की शिक्षा या किसी और की भी शिक्षा आती है ना, तो लगभग सब में यही होता है। तो थोड़ा सा उसको अंडरलाइन करके आप कुछ मेन पॉइंट ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द मेन टीचिंग ऑफ द बुद्धास। तो द मेन टीचिंग ऑफ द बुद्धास वर, द बुद्धास टोल्ड दैट लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। लाइफ क्या है, फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस है। दिस इज कॉज बिकॉज वी हैव क्रेविंग एंड डिजायर विच कैन नॉट बी फिल्ड। जो हमारी क्रेविंग है या जो डिजायर है वो जो फिल नहीं हो सकती, उसकी वजह से ही जो इंसान है वो क्या करता है, सफर करता है या अनहैप्पी रहता है। सम टाइम इफ वी गेट वट वी डिजायर वी आर नॉट सेटिस्फाइड। अगर हमें कुछ मिल भी जाता है जो हम डिजायर कर रहे होते हैं, फिर भी हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, परमानेंटली कभी नहीं होंगे। कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि हम सेटिस्फाइड हो जाए, लेकिन परमानेंटली नहीं। एंड वॉन्ट इवन मोर एंड मोर, और हमें क्या चाहिए, और चाहिए और चाहिए, ज़्यादा ग्रीडी बन जाते हैं ना हम, और थिंग्स। द बुद्धास डिस्क्राइब दिस इज अ थर्स्ट, इसे क्या कहा गया, थ्रस्ट कहा गया है या कहा गया है। द बुद्धास टोल्ड दैट द थर्स्ट एंड द तन्हा एंड द कॉन्टेस्ट क्रेविंग कुड बी रिमूव्ड बाय द फॉलोइंग मॉडरेशन इन एवरीथिंग। इसे क्या किया जा सकता है, रिमूव करना चाहिए। ही ऑल्सो टोल्ड पीपल टू बी काइंड एंड रिस्पेक्ट ऑफ 5 ऑफ अदर इंक्लूडिंग एनिमल्स। देखो क्या कहा जा रहा है कि लोगों को क्या होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और एनिमल्स की भी क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उसके बाद देखो क्या कहा जा रहा है, द बुद्धास बिलीव दैट द रिजल्ट ऑफ द आर एक्शन कॉल्ड कर्मा वट एवर गुड और बैड इफेक्ट अस बोथ इन लाइफ एंड इन द नेक्स्ट। देखो क्या कहा जा रहा है कि हमारे जो भी हम कर्म कर रहे हैं, जो भी हम एक्शंस कर रहे हैं, उसका चाहे कुछ भी रिजल्ट हो, चाहे गुड हो चाहे बैड हो, वो इफेक्ट करता है हमारी इस लाइफ को और हमारी आने वाली लाइफ को। ही ऑल्सो करेज पीपल टू थिंक फॉर देम सेल्फ रेदर देन दे फॉलो द सिंपली वट ही सेड। उन्होंने कहा कि भाई मेरी बात को फॉलो मत करो बिना कुछ कहे, पहले तुम समझो, जानो सच्चाई क्या है, उसके बाद में। द बुद्धास टॉट इन प्राकृत, उन्होंने प्राकृत लैंग्वेज में लोगों के साथ बात की, विच वॉज द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल, सो दैट एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड दिस मैसेज, जिससे कि हर कोई उनके मैसेज को समझ सका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ये भी 4 मार्क्स का है। ग्राम सभा का क्या महत्व है, संक्षेप में उल्लेख कीजिए। क्या आपको लगता है कि सभी लोगों को ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना चाहिए और क्यों? ग्राम सभा ग्राम स्तर की निर्वाचित निकाय है। यह गांव के लिए कार्यक्रम विकसित करता है। यह ग्राम पंचायत को मिलने वाले धन को नियंत्रित करता है। ग्राम पंचायत को अपनी भूमिका निभाने और जिम्मेदार बनाने में ग्राम सभा का एक महत्वपूर्ण कारक है। देखो क्या कहा जा रहा है कि ग्राम सभा में क्या है, जो लोग हैं, ग्राम सभा किसे कहते हैं कि जो 18 साल से ऊपर के लोग, जो लोग हैं ग्राम पंचायत में बैठते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्राम सभा कहते हैं। ये गांव के लिए, और ये सब किसके लिए काम करते हैं, गांव के लिए काम करते हैं। उन लोगों से मिलने वाले धन को इकट्ठा करते हैं, उसका किस तरह खर्च करना है उसके बारे में बात करते हैं। ग्राम पंचायत को अपनी भूमिका, और जो ग्राम की पंचायत है उसको अपनी भूमिका निभाने और जिम्मेदार बनाने में ग्राम सभा का महत्वपूर्ण हाथ है। ठीक है, सभी सदस्यों के लिए ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बैठकों में चर्चा की जाने वाली विभिन्न योजनाओं की कार्यवाही में भाग लेने के लिए यही एकमात्र तरीका है। मतलब कि देखो चलो पंच ने कह दिया भाई ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, अब एक तो सिर्फ 5 लोग डिसीजन ले रहे हैं, पूरा गांव बैठकर डिसाइड कर रहा है, उस पर वाद विवाद हो रहा है कि नहीं ऐसे करना सही नहीं है, ऐसा करना सही है, तो क्या है वो पूरे गांव का इंक्लूड फैसला हो जाएगा। ग्राम सभा के सदस्यों में विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए उनके लिए अपनी स्थायी समस्याओं और विकास कार्यक्रमों को बैठने में रखना जरूरी है। What is the importance of Gram Sabha? Mention briefly. Do you think the all people should attend the meeting of Gram Sabha and why? The Gram Sabha is the elected body at the village level. It seeks to develop program for village. It control the funds received by the Gram Panchayat. The Gram Sabha is the key factor of the making the Gram Panchayat play its
रोल एंड रिस्पॉन्सिबल। देखो ग्राम सभा इलेक्टेड मेंबर्स की जो मेन लोग हैं उनके साथ क्या है, पूरा विलेज लेवल पर काम किया जाता है। इसके अंदर लोग मिलकर काम करते हैं और क्या कहा गया है कि जो फंड आता है वो कहाँ पे खर्च करना है, किस तरह से उसका कंट्रोल करना है, वो ग्राम पंचायत के साथ में होता है। तो ग्राम पंचायत किसके कहने पे करती है, ग्राम सभा वहाँ के सभी लोगों के साथ में ना। इट इज इम्पोर्टेंट टू ऑल मेंबर टू अटेंड ग्राम सभा मीटिंग बिकॉज इट इज ओनली वे टू पार्टिसिपेट द प्रोसीडिंग द वेरियस प्लान डिस्कस इन द मीटिंग। अब हर एक जिसको प्रॉब्लम है वो वहाँ पे डिस्कशन हो सकता है, उसका सॉल्यूशन निकल सकता है। द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा रिप्रेजेंट डिफर एरिया, अलग अलग मेंबर अलग अलग एरिया से आते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि एक ही गांव में एक ही जगह पे, गांव में हर अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह की बातें हो रही है, या हम ये कह दें कि अलग अलग एरिया से आता है ना, तो वहाँ की क्या प्रॉब्लम है सब अब बताएंगे। इट इज़ टू इम्पोर्टेंट फॉर देम टू पुट देयर लोकल प्रॉब्लम्स एंड डेवलप प्रोग्राम इन द मीटिंग। अपनी 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 प्रॉब्लम्स को मीटिंग में रखते हैं और उसका सोल्यूशन करते हैं। तो हम यहाँ पे 7 क्वेश्चन कर चुके हैं। गाइज आप इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है उसको भी फॉलो कर सकते हैं, स्मार्ट स्टडी 10 के नाम से है, SMAR_TSTUDY10 करके। आप इस पेज को जब क्लिक करेंगे इस आईडी से तो मेरा पेज ओपन हो जाएगा, आप उसे क्लिक कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे अभी तो हालांकि बहुत ज़्यादा मैंने पोस्ट नहीं किया है, लेकिन अब कुछ ही दिनों में वहाँ पे जो भी मतलब क्वेश्चन पेपर आएगा या इसके अलावा जो भी हम ये बात कहते हैं कि कुछ आंसर्स की होंगे उनको शॉर्ट में मैं आपको एकदम वहाँ पे आपको दिखा दूंगी, जिससे कि आपका भी टाइम बचेगा और फटाफट आप उसको भी देख लेंगे। तो उसको प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि हर एक इन्फॉर्मेशन या हर एक सर्कुलर आपको बहुत शॉर्ट में वहाँ पर मिल जाए। तो आईडी जो है उसका नाम मैंने लिख दिया है, आप ये टाइप करेंगे तो इंस्टा पे आप मेरे पेज पर वहाँ पर खुल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, सभी क्लासेस के मिल जाएंगे। आप अपने भाई बहन, अपने सिस्टर ब्रदर्स, उनको भी अपना जो ये चैनल है उसके बारे में बता सकते हैं, जिससे कि वो भी अपने सैम्पल पेपर के साथ में तैयारी कर सके, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक करेगा, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो एक मोटिवेशन मिलता है। इसके अलावा अगर बाकी अब जो सेक्शन रह गया है, हमने सी सेक्शन तक कर लिया है, अब सेक्शन डी रहता है, सेक्शन डी और ई। ई में मैप वर्क है और डी में ये कहेंगे एक पैराग्राफ है और उससे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं सेक्शन डी और सेक्शन ई को भी बनाऊं तो कमेंट कर दीजिएगा, वो भी मैं आप लोगों के लिए बना दूंगी। और अगर आप अपने आप करेंगे तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे कि डी और ई सेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं ज़रूर वो सेक्शंस भी आप लोगों के लिए बना दूंगी। बाकी सैम्पल पेपर भी सभी सब्जेक्ट का आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। थैंक यू गाइज।